हेलो दोस्तों, विधि लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश परासर आप लोगों को एपीओ बैच की बीएनएसएस की क्लास को ले रहा हूं और बीएनएसएस की क्लास में अभी तक हमने आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। चैप्टर 1 में हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक कंप्लीट किया। फिर चैप्टर 2 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स के बारे में पढ़ा, जो सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 20 तक था। उसके बाद हमने पावर ऑफ कोर्ट्स को पढ़ा, सेक्शन 21 से लेकर 29 तक। इसके बाद हम यहाँ पे आज चैप्टर 5 की चर्चा करेंगे। चैप्टर 5 की कुछ छूट गया, चैप्टर 4 छूट गया है ना। चैप्टर 4 छूट गया, मुझे पता था कि चैप्टर 4 छूट रहा है। ठीक है, मैं जानबूझ के चैप्टर 4 को नहीं बता रहा हूँ। और क्या लगता है मैं नहीं बताऊंगा? मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा। हाँ, उसको लिखने की जरूरत नहीं थी, उसको यहाँ पे बैठ के आधे घंटे की क्लास लेने की जरूरत नहीं थी। एक छोटी सी ट्रिक और आपको वो पूरा चैप्टर 4 याद हो जाएगा। चलिए, उसके लिए आप बेयर एक्ट निकालिए। सभी लोग अपने अपने पास बेयर एक्ट हो गई, सभी लोग बेयर एक्ट निकालिए। मैं भी आपके सामने बेयर एक्ट खोल के बैठा हूँ। ये रहा चैप्टर 4 जो है। चैप्टर 4 हमारे पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स के बारे में बताता है। हमारे जो सुपीरियर पावर ऑफिसर्स है उनकी क्या पावर होंगी, और साथ ही साथ जो पब्लिक है, आम जनता है, इसके क्या कर्तव्य होंगे, कहाँ कहाँ क्या करना होगा उसे, उसके बारे में भी ये जो चैप्टर है, चैप्टर 4 सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 34 तक 5 धाराओं में ये चैप्टर 4 है। तो सबसे पहले इसको याद करने का तरीका है कि जो सेक्शन 30 है वो याद रखना कि वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्तियां के बारे में दिया गया है। पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स इन ऑफ पुलिस। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं याद रखना है। क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स की पावर किस सेक्शन में दे रखा है। तो सेक्शन 30 में सुपीरियर पुलिस ऑफिसर की क्या दे रखा है? पावर दे रखा है। अब इसके बाद लॉ में एक टर्म यूज होता है, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, याद करना। पूरी धारा आपको याद हो जाएगी। इसके बाद 31, 32, 33, 34 चारों याद हो जाएगी। एक टर्म आता है AIR, पढ़ा है ना? ऑल इंडिया रिपोर्ट कहते हैं ना, इसका फुल फॉर्म यही होता है, ऑल इंडिया रिपोर्ट। मैं ऑल इंडिया रिपोर्ट आपको चैप्टर 4 में पूरा याद करा दूंगा, ऑल इंडिया रिपोर्ट्स के AIR। देखिए चैप्टर 4 AIR जो ये फुल फॉर्म है, ये हमारा फुल फॉर्म है। क्या कहता है? एक कहता है असिस्ट करना, ए का मतलब असिस्ट करना, सहायता करना। आई का मतलब इंफॉर्मेशन, सूचना देना, और आर मतलब होता है रिपोर्ट करना। ये 3 शब्द पकड़िए, AIR। असिस्ट करना, ए से असिस्ट, आई से इंफॉर्मेशन और आर से रिपोर्ट। इसीलिए मैंने लिखा नहीं, आप बेरेट खोलो, आप देखो उसमें सेक्शन जो 31 है और 32 ये असिस्ट करने के बारे में बताता है। 31 और 32 असिस्ट की बात करता है कि कब पब्लिक जो है वो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर की सहायता करेगा, मजिस्ट्रेट और पुलिस की असिस्ट करेगा, पब्लिक कब करेगा, ये बताता है 31। और 32 बताता है कि अगर कोई व्यक्ति, एनी पर्सन, अगर किसी पुलिस ऑफिसर के निर्देशाधीन, उसके डायरेक्शन में, पुलिस ऑफिसर के या मजिस्ट्रेट के डायरेक्शन में कोई काम कर रहा है, तो पब्लिक जो है उसको कब असिस्ट करेगी, उसको पब्लिक को असिस्ट करना पड़ेगा। तो 2 धारा असिस्ट से रिलेटेड है। देखिए बेयर एक्ट में, देखिए दोनों धारा, अंदर ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, इसीलिए मैंने नहीं लिखा। दोनों धारा है सॉरी। असिस्ट करना, पहले मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को असिस्ट करना, दूसरा ऐसे व्यक्ति को असिस्ट करना जो मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर के निर्देशाधीन काम कर रहा हो, डायरेक्शन में कार्य एक्ट कर रहा हो। ठीक है, अब AIR ए हो गया। अब आई है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, पब्लिक कब इंफॉर्मेशन देगी, किन किन अपराधों की इंफॉर्मेशन देना होगा। तो ये पूरी चौड़ी लिस्ट है कि पब्लिक के सामने अगर ये कोई ऑफेंस हो रहा है, ये वाला ऑफेंस हो रहा है, पूरी लिस्ट है बेयर एक्ट में, देख लीजिए। ठीक है, उसमें मेन हमको जो याद रखना है कि अगर सेक्शन में ये आ जाए कि पब्लिक कब पब्लिक किस सेक्शन में ये बताया गया है कि पब्लिक पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन देगी, तो सेक्शन 32, 33, 30 में देखिए, 30 में हो गया वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सुपीरियर ऑफिसर। 31 में असिस्ट करना, 32 में असिस्ट करना, 31 में मजिस्ट्रेट को असिस्ट करना, 32 में
ऐसे व्यक्ति को असिस्ट करना जो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर के अधीन काम कर रहा है। और 33 में इंफॉर्मेशन AI, इसके बाद आता है आर, रिपोर्ट करना। क्या आता है? आर, रिपोर्ट करना। किसको रिपोर्ट करना है? ये ग्राम वासियों से रिलेटेड है कि ग्राम में कोई नियोजित व्यक्ति अगर गांव में कोई अपराध होता है तो उसकी रिपोर्ट देना। ठीक है, तो अब ऐसे याद हो जाएगा कि नहीं ट्रिक से। AIR, असिस्ट करना, 2 धाराओं में आ गया। आई से इंफॉर्मेशन, आर से रिपोर्ट, खत्म। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे इस बार लग रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की डेफिनेशन का होना। इस सेक्शन में जब आप सेक्शन 34 खोलेंगे, खोलिए जरा 34 के आपको उपधारा 2 में ग्राम उद्घोषित अपराधी के बारे में डेफिनेशन दी गई है। देखिए, जो ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, इसकी परिभाषा दी गई है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं था कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन है। अब यहाँ पे बताया गया है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब है ऐसे ऑफेंडर से जो जिसने कोई ऐसा ऑफेंस किया हो जिसे भारतीय न्याय संहिता में 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक या लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर मृत्यु दंड, डेथ पेनल्टी का सजा दी जा सकती है। तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वही होगा जिसने 10 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय कोई अपराध किया हो, या फिर मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध किया हो, या जीवन कारावास से दंडनीय अपराध किया हो। बस इससे ज्यादा हमको इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना। बताइए, अब इसके लिए इसको बैठ के लिखते हैं यहाँ पे। 10 मिनट में आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। मैं मिस नहीं किया हूँ। देखा होगा, अरे चैप्टर 5 आ गया, 4 तो पढ़ाया नहीं, 5 कहाँ से आ गया? 4 हो गया, उंगली पे हो गया। वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियां, असिस्ट करना मजिस्ट्रेट को, पुलिस को, फिर दूसरी धारा में ऐसे व्यक्तियों को असिस्ट करना, आई इंफॉर्मेशन देना अपराध की, और फिर उसके बाद आर रिपोर्ट करना। अगर समझ में आया हो ये ट्रिक तो एक लाइक मारो ना, कमेंट में भी लिखो कि हाँ सर आप बहुत अच्छा ट्रिक बता रहे हैं। सब कुछ रट नहीं सकते आप, सब कुछ रट नहीं सकते। कि रट सकते हैं? नहीं रट सकते। इतनी लेंदी CRPC को BNSS बना दी गई है, सब कुछ रटेंगे? नहीं। कुछ चीजें ट्रिक से याद करेंगे, कुछ चीजें याद कर के याद करेंगे, कुछ चीजें समझ के याद करेंगे। ये ही तरीका है। ठीक है, चलिए आइए अब हम आते हैं चैप्टर 5 पर। चैप्टर 5 जो है वो सेक्शन 35 से लेकर 62 तक में पूरा दिया गया है। इसको भी हम एक कहानी बनाएंगे, और एक कहानी मैं आप लोगों के दिमाग में गढ़ूंगा, यहीं बैठे बैठे एक चित्र बनाऊंगा। उस चित्र में वो पूरी कहानी होगी, जिसके माध्यम से आप इसकी सारी धाराएं आपको ऐसे याद हो जाएगा कि अरे वाह क्या बता दिया आपने। ठीक है, और नहीं हुआ तो फिर हमसे फिर कमेंट में ये भी लिखिएगा ना कि सर जी ये तो कि कुछ नहीं समझ में आया आपका पढ़ाया। दोनों लिखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बहुत अच्छा ही अच्छा कमेंट में मारिए, कमेंट में आप खराब भी लिखिए, तभी तो हम सुधारेंगे। सब कुछ हमारे अंदर थोड़ी नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले आज जो हमारी वीडियो रहेगी, इस ये वाली वीडियो, ये केवल एक धारा पर पूरी बेस्ड रहेगी। ठीक है, सेक्शन 35, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी धारा है। अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के गिरफ्तारी। वे कौन कौन से मामले होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट भी किसी को अरेस्ट कर सकता है? तो यहाँ पे हमने आपको टोटल 10 ऐसे चीजें लिख रखी हैं, 10 पॉइंट लिख रखे हैं, जिसमें यह बताया गया है कि पुलिस इन आधार पर किसी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। जैसे सबसे पहला, उपस्थिति में संज्ञेय अपराध, कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। किसी भी व्यक्ति ने कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, और वो भी किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में अगर कोई संज्ञेय अपराध करता है तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। पहला पॉइंट। ठीक, मैं पुलिस अधिकारी, मेरे समक्ष ही कोई व्यक्ति ऐसा है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, तो मैं उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता हूं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कंप्लेंट दर्ज हुई है, कोई इंफॉर्मेशन मिली है,
या रीजनेबल सस्पिक्शन आया है या उसके ऊपर संदेह आता है कि उसने क्या किया है, 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम कारावास का संज्ञेय अपराध किया है। मतलब 7 ईयर या लेस देन 7 ईयर इम्प्रिजमेंट से जो पनिशेबल ऑफेंस है उसका अपराध करने की परिवाद मिला है और सूचना मिली है, तो ऐसे व्यक्ति को भी पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है। पहला पॉइंट क्या हो गया कि अगर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में करता है संज्ञेय अपराध। दूसरा पॉइंट है कि संज्ञेय अपराध तो कर रहा है लेकिन ऐसा अपराध है वो जो 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष तक के अपराध कारावास से दंडनीय हो, 7 वर्ष तक की इम्प्रिजमेंट से वो पनिशेबल किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी कुछ शर्त हैं। ऐसा तभी करेगा जब पुलिस ऑफिसर को विश्वास करने का कारण हो, यह वो मान के चले, उसको ये कारण मिले कि हाँ इसी व्यक्ति ने ऑफेंस किया है। पहली बात विश्वास करने का कारण हो कि उसने अपराध किया है, जिसके खिलाफ ये परिवाद मिला, कंप्लेंट, परिवाद को बोलते हैं कंप्लेंट, जिसके खिलाफ कंप्लेंट आई कि ये देखो फलाने व्यक्ति ने ऐसा एक संज्ञेय अपराध किया कि ये लग रहा है कि 7 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है। तो पुलिस ऑफिसर को अगर ये विश्वास हो जाए, ये ट्रस्ट हो जाए कि हाँ इस व्यक्ति ने अपराध किया है, पहला। दूसरा, उसकी गिरफ्तारी कुछ प्रयोजन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे क्या है प्रयोजन? टू प्रिवेंट फर्दर ऑफेंस, आगे और अपराध, अन्य अपराध को रोकने के लिए उसकी गिरफ्तारी आवश्यक है। ठीक है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, उचित अन्वेषण करने के लिए उसकी गिरफ्तारी आवश्यक है। टू प्रिवेंट डिसअपियर एंड टेम्परिंग एविडेंस, साक्ष्य को छेड़छाड़ से रोकने के लिए या साक्ष्य को गायब करने से रोकने के लिए भी उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। परिचित व्यक्तियों को धमकी, अब देखो मामले से जो भी परिचित व्यक्ति हैं, जो उस मामले को समझते हैं, उनको धमकी देना, उत्प्रेरणा देना, वचन देना, इन सब से रोकने के लिए भी गिरफ्तारी करना आवश्यक हो। और सबसे बड़ी बात, उसकी गिरफ्तारी, उसकी कोर्ट में उपस्थिति तब तक नहीं हो सकती जब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो मतलब कोर्ट में उसकी उपस्थिति, कोर्ट में उसकी प्रेजेंस को सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी प्रेजेंस हो सके, सुनिश्चित करने के लिए इसकी गिरफ्तारी आवश्यक है। ये केवल 7 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए है। क्या कि पुलिस ऑफिसर को विश्वास करने कारण हो कि उसने अपराध किया, और उसकी गिरफ्तारी कुछ प्रयोजनों के लिए आवश्यक है, और अन्य अपराध को रोकने के लिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक है, और परिचित व्यक्तियों को धमकी, उत्प्रेरणा, वचन से बचाने के लिए, या फिर साक्ष्य को डिसअपियर या टेम्परिंग को रोकने के लिए, या फिर उसकी प्रेजेंस को कोर्ट में सुनिश्चित करने के लिए उसकी गिरफ्तारी आवश्यक है। 2 पॉइंट हो गए। तो हमारे ये 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। उपस्थिति में संज्ञेय अपराध किया हो, और या फिर 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम का संज्ञेय अपराध, मत भूलना, संज्ञेय अपराध किया हो, या सॉरी उसके संज्ञेय अपराध के लिए उसकी कंप्लेंट आई है, इंफॉर्मेशन आया, या कोई संदेह है कि उसने ऐसा किया होगा। अब तीसरा है कि 7 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराध, मतलब अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध ये कंप्लेंट आती है कि इस व्यक्ति ने जो अपराध, जो कार्य किया है, वो कार्य 7 वर्ष या 7 वर्ष से 7 वर्ष नहीं, सॉरी 7 वर्ष नहीं, 7 वर्ष से अधिक, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे मोर देन 7 ईयर इम्प्रिजमेंट से अगर वो दंडनीय है अपराध, और पुलिस ऑफिसर को विश्वास करने का कारण है कि उसने ऐसा अपराध किया है, तो उसको विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है। चौथा है उद्घोषित अपराधी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, वही प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो इससे पहले वाली धारा में डिफाइंड किया गया है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब होता है ऐसा ऑफेंडर जिसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसके लिए जो पनिशमेंट है वो 10 ईयर के ऊपर, या लाइफ इम्प्रिजमेंट, या फिर मृत्यु दंड या डेथ पेनल्टी हो सकती है। तो चौथा क्या है? उद्घोषित अपराधी। किसी राज्य सरकार ने या किसी कोर्ट ने अगर किसी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर रखा है, तो ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर सकता है। फिर जिसके पोजीशन में ऐसी वस्तु हो, मान लो किसी व्यक्ति के कब्जे में, पोजीशन में कोई वस्तु पाई जाती है, कोई थिंग्स है, जो वस्तु क्या है, जो चुराई हुई संपत्ति है। अगर किसी व्यक्ति के कब्जे में अगर चुराई हुई संपत्ति है, या फिर कोई ऐसी संपत्ति है या ऐसी चीज है जिसका प्रयोग अपराध में किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कहीं बड़ी चोरी हुई,
और चोरी हुई और उस चोरी का सामान अगर किसी व्यक्ति के पास मिलता है तो पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के उसको गिरफ्तार कर लेगा। या फिर किसी के घर में कोई ऐसा हथियार मिलता है या कोई ऐसी चीज मिलती है जिसका प्रयोग अपराध के लिए किया, ऑफेंस के लिए किया गया हो, जिसका यूज ऑफेंस में हुआ हो, तो फिर पुलिस ऑफिसर उसको गिरफ्तार कर सकती है बिना वारंट के। तो पहला हो गया उपस्थिति में संज्ञेय अपराध, दूसरा हो गया 7 ईयर या 7 ईयर से कम के कारावास से दंडनीय कोई संज्ञेय अपराध करता हो, तीसरा है 7 वर्ष से अधिक के कोई अपराध करता हो, और चौथा है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और पांचवा है पजेशन। ठीक है, तो इसको एक एक पॉइंट से याद करो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और ये पजेशन। ठीक है, इसके बाद आता है अगला, पुलिस अधिकारी को बाधा पहुंचाता है। क्या है अगला? पुलिस अधिकारी को बाधा पहुंचाता है। तो जब पुलिस ऑफिसर अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, अपनी ड्यूटीज को कर रहा है, उन ड्यूटीज के समय अगर कोई व्यक्ति उसकी ड्यूटी में किसी भी प्रकार का व्याधि विघ्न उत्पन्न करेगा, बाधा लाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, अगला है संघ के सशस्त्र बलों का अभित्यजक, डिजर्टर। डिजर्टर से याद रखना है, डिजर्टर कोई व्यक्ति संघ का जो सशस्त्र बल होता है, ठीक है, सशस्त्र बल समझ रहे हो ना, नौसेना, वायुसेना, थल सेना, अगर इसका कोई सदस्य है, ठीक है, और उसे डिजर्टर घोषित कर दिया गया, मतलब अभित्यजक, भगौड़ा घोषित कर दिया गया कि वो व्यक्ति भगौड़ा है, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ठीक, अगला है भारत के बाहर किया गया कार्य। ये थोड़ा सा याद समझने वाली चीज है। कोई ऐसा एक्ट किया गया जो भारत के बाहर था, बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की जो क्षेत्राधिकार है उसके बाहर उसने कोई ऐसा कार्य किया कि अगर वो कार्य भारत में वो करता तो वो ऑफेंस होता, और भारत के बाहर किया तो वो, देखिए ये समझना बात को, अगर कोई ऐसा एक्ट किया गया जो भारत की जो क्षेत्राधिकार है उससे बाहर किया गया है, लेकिन अगर वो कार्य अगर भारत में किया जाता तो क्या होता? अपराध होता। और प्रत्यर्पण विधि या अन्यथा प्रत्यर्पण विधि के द्वारा, प्रत्यर्पण समझते हो, हिंदी में थोड़ा प्रत्यर्पण शब्द है। प्रत्यर्पण का मतलब होता है वो जो प्रत्यर्पण की इंग्लिश क्या है, एक मिनट, एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन, एक्स्ट्राडिशन तो समझोगे, इंटरनेशनल लॉ पढ़ा है ना, एक्स्ट्राडिशन उसमें शब्द आया है प्रत्यर्पण करना। तो अगर प्रत्यर्पण की विधि के द्वारा वो भारत लाया जाता है या अन्यथा उसको गिरफ्तार करके भारत लाया जाता है, कोई मैटर नहीं करता, तो फिर उसको भी बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर सकता है। अगला आता है छोड़ा गया सिद्ध दोष, बीइंग अ रिलीज्ड कन्विक्ट, बीइंग अ रिलीज्ड कन्विक्ट। सिद्ध दोष मतलब होता है कि किसी के ऊपर कन्विक्ट कर दिया गया, कोई व्यक्ति कन्विक्टेड है फिर भी उसे छोड़ा गया है, और छोड़ा जो गया है वो सेक्शन 394(5) के नियमों के अनुसार छोड़ा गया है, और जो ये नियम थे, इन नियमों का, इन रूल का अगर वायलेशन करता है तो उसको भी कन्विक्ट कर दिया जाएगा, बिना वारंट के गिरफ्तार कर दिया जाएगा। ये लाइन अगर समझना, एक सिंपल उदाहरण बताएं कि अगर कोई व्यक्ति है किसी अपराध के लिए कन्विक्ट हो गया, दोष सिद्ध हो गया, दोष सिद्ध होने के बाद उसे किन्हीं निश्चित शर्तों पर क्या किया गया, छोड़ दिया गया कि तुम्हें छोड़ा जा रहा है, तुम दोष सिद्ध हो, भले तुम्हें इन शर्तों पे छोड़ा जा रहा है। अब अगर वो उन शर्तों का उल्लंघन करेगा तो पुलिस ऑफिसर फिर से विदाउट वारंट उसे गिरफ्तार कर सकता है। और वो शर्तें कहाँ दी गई हैं? सेक्शन 394 के सब क्लॉज 5 में बताया गया है कि जो नियम का भंग करोगे तो विदाउट वारंट गिरफ्तार कर लिए जाओगे। अगला है अन्य पुलिस ऑफिसर के मौखिक या लिखित, ओरल या रिटन, अगर रिक्वेस्ट की जाती है किसी ऐसे पुलिस अधिकारी ने जिसके क्षेत्राधिकार में वो व्यक्ति नहीं है, अगर वो क्या कहता है, रिटन या ओरली किसी अन्य पुलिस अधिकारी से जिसके क्षेत्राधिकारी में वो व्यक्ति है, जिसके जुरिडिक्शन में वो व्यक्ति है, पाया जाता है, उससे कहता है कि आप क्या करो, रिक्वेस्ट करता है इसको फलाने को गिरफ्तार कर लो, अरेस्ट करो, तो वो विदाउट वारंट उसे गिरफ्तार कर सकता है। ये हो गया सेक्शन 35 का सब क्लॉज 1, इसीलिए मैंने ये 1 बाद में लिखा है। अभी केवल सेक्शन 35 का सब क्लॉज 1 हुआ है, अभी तो 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब कहेंगे क्या सर सब कुछ याद करना जरूरी है?
सारे एक एक क्लॉज भी याद करना है। देखिए, वो क्लॉज तो जरूर याद करेंगे जो सीआरपीसी में दूसरे सेक्शन में था। कुछ बातें ऐसी हैं जो अलग अलग सेक्शंस को एक ही सेक्शन में लिख दिया गया है, तो उसको तो जरूर देखेंगे। इसलिए हमको ये 35 इम्पॉर्टेंट है, और 35 में एक नई धारा भी जुड़ी है, उपधारा जुड़ी है, 35 का सब क्लॉज 7 बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लगता है ये क्वेश्चन प्री में यूपीएपीओ में रखा हुआ है, सेक्शन 35 का सब क्लॉज 7 पेपर में आना ही आना है, ये मेरा मन कहता है। इतनी बात समझ में आ गई? इसको रफ कर दिया जाए। ओके, तो हमने यहाँ पे सेक्शन 35 का सब क्लॉज 1 कंप्लीट कर लिया। अब हम सेक्शन 35 को यहाँ पे पूरा कंप्लीट करते हैं। सेक्शन 35 में हमने और पार्ट में बांटा है, सेक्शन 35 का सब क्लॉज 1, सेक्शन 35 का सब क्लॉज 2, सेक्शन 35 का 3, 4, 5, 6 और सेक्शन 35 का 7। हम सबसे पहली बात करते हैं 1। हमने आपको अरेस्ट विदाउट वारंट बता दिया कि बिना वारंट की गिरफ्तारी हम कब कर सकते हैं, ये हो गया। इसके बाद जो सेक्शन 35 का सब क्लॉज 2 है, वो कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध ये कंप्लेंट आता है कि उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, असंज्ञेय अपराध किया है, तो ऐसे व्यक्ति को 39 की धारा के अधीन रहते हुए, ठीक है, वो बिना वारंट के गिरफ्तार पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता। कुल मिला के सिंपल एक लाइन कि अगर कहीं भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट आती है तो वहां पे कोई भी व्यक्ति बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये किस धारा में लिखा हुआ है? 35 के सब क्लॉज 2 में। इसके बाद हमने 35 का 3, 4, 5, 6 सबको एक में मिला के हमने एक लाइन लिख दिया। क्यों लिखा ऐसा? क्यों किया मैंने ऐसा? अलग अलग क्यों नहीं किया? क्योंकि एक ही याद रखना है। किसी को सीआरपीसी अगर पढ़ा हो, लिखा हो, तो उसको सेक्शन 41A याद है? 41A, यही तो थी 41A, नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के समक्ष उपसंजात होने की सूचना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ किसी अपराध की सूचना मिली है, कंप्लेंट आई है, और वो ऐसा ऑफेंस है जो 35 के सब क्लॉज 1 में नहीं आता, मतलब उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर अपने समक्ष प्रस्तुत होने के लिए एक सूचना जारी कर सकता है, नोटिस जारी कर सकता है, भैया मेरे सामने आओ तुम। कहते नहीं, वहाँ थाने से सूचना आई है कि शाम तक थाने में आके अपनी रिपोर्ट दर्ज, अपने शाम तक थाने में आके मिल के जाओ। तो यही है कि थाने बुलाना ही, तो सूचना, पुलिस ऑफिसर के समक्ष उपस्थित होने की सूचना। 35 का सब क्लॉज 3, 4, 5, 6 ये सब मिला के पिछली जो कानून थी सीआरपीसी की, सब 41A में आता था। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद ये जो धारा है ना 35 का सब क्लॉज 7, ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ये न्यू है। क्यों न्यू है? क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो ये धारा जुड़ी है ये सीआरपीसी में नहीं थी। ये कह रहा है कि नो अरेस्ट शैल बी मेड, कोई भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। किसकी बात कर रहा है? कौन अरेस्ट नहीं किया जाएगा? ऐसा व्यक्ति जिसने कोई अपराध किया हो, ऐसा अपराध कैसा होना चाहिए? विच इज पनिशेबल ऑफ इम्प्रिजमेंट लेस देन 3 ईयर, 3 साल से कम कारावास से दंडनीय अगर कोई अपराध किया गया है, और ऐसे व्यक्ति ने किया है जो इन्फर्म हो, शिथिलांग हो, या फिर अबव 60 ईयर हो, या 60 साल से ऊपर का हो, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ डीएसपी। कर सकते हैं गिरफ्तार, लेकिन किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? ये पॉइंट इसीलिए मैंने लिखा नहीं था, ये यहां लिखेंगे, परमिशन लेनी पड़ेगी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए। कैसे व्यक्ति को? जो शिथिलांग हो और 60 साल से ऊपर का हो, और उसने ऐसा अपराध किया हो जिसकी सजा 3 साल से कम कारावास से दंडनीय हो, तो ऐसे व्यक्ति को परमिशन लेना पड़ेगा डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस, पुलिस उप अधीक्षक, हिंदी में बोलते हैं इसको, पुलिस उप अधीक्षक की सहमति से ही
क्या कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा सेक्शन 35 कंप्लीट हो गया। 35(1) अरेस्ट विदाउट वारंट, 35(2) नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। 35, 3, 4, 5, 6, 41A से रिलेटेड है, यहाँ पे नोटिस दी जाती है पुलिस के समक्ष आने के लिए। और 35(7) ये नई उपधारा जुड़ी है और इसमें बताया गया है कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जाएगा अगर उसने कोई ऐसा अपराध किया है जो 3 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय हो और वो व्यक्ति जो है वो कोई इन्फर्म व्यक्ति हो या फिर अबव 60 ईयर उसकी एज हो। ठीक है, ये कंप्लीट। अब हमारा जो ये पूरा चैप्टर 5 है, हम इस चैप्टर 5 के लिए छोटी छोटी 3 वीडियो, ये मान लो आधे घंटे की वीडियो होगी ये वाली भी, ठीक है, ऐसे करके हम आधे घंटे की 2 और वीडियो देंगे आपको। एक में हम सेक्शन 36 से चलेंगे 43 तक, इसको कंप्लीट करेंगे एक वीडियो में। इसके बाद 44 से लेकर 62 जो ये वाला है ना, ये वाला, इसको तो कहानी की तरह पढ़ेंगे। हमने कहानी बताई थी ना कि मैं एक कहानी बताऊंगा, ये पूरा मैं इस बोर्ड पे लिख दूंगा। 44 से 62 आधा इधर आधा इधर, और जो कहानी मैं बताऊंगा छोटा छोटा लिखूंगा तो थोड़ा सा इसका आपको क्या बोलते हैं, उसका जो डाटा होता है, डाटा का जो विजिबिलिटी होती है उसको बढ़ा लेना, 720 कर लेना तो एकदम क्लियर आ जाएगा। छोटा करूंगा इस वाले में, मैंने बताया ना शुरू में ही मैंने बताया था कि इस चैप्टर में मैं एक कहानी बताऊंगा पहले, और वो कहानी आपको जब समझा दूंगा फिर मैं आपको सारे सेक्शंस लिख के दिखाऊंगा और उसी कहानी को जब जोड़ूंगा तो आप कहोगे वाह सर जी ये तो याद हो गया। ठीक है, ओके, चलो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं।